प्रश्न 7 शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य में अंतः संबंध स्पष्ट कीजिए। शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध शरीर के बाहरी व आंतरिक तौर पर संपूर्णता के साथ कार्य करने से है, लेकिन अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो वह सुचारू ढंग से कार्य करने के योग्य नहीं हो सकता। और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या भावनात्मक दृष्टिकोण का संतुलित विकास है, जो उसे अपने आसपास के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहना सिखाता है। अच्छा स्वास्थ्य शरीर और मन की स्थिति पर निर्भर करता है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, परंतु यदि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसे स्वस्थ नहीं माना जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से यह अर्थ लिया जाना चाहिए कि व्यक्ति ने अपने पर्यावरण, घर, आस-पास कार्य करने के स्थान और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है और वह अपने जीवन से खुश है। मानसिक तौर से तंदुरुस्त या स्वस्थ व्यक्ति आंतरिक खींचातान से मुक्त होता है, अपनी कमियों को पहचानता एवं स्वीकार करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है तथा जीवन की आवश्यकताओं से निपटने में समर्थ होता है। उसमें जीवन जीने की चाह होती है। प्रश्न 8 उत्तम स्वास्थ्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर उत्तम स्वास्थ्य की विशेषताएं। उत्तम स्वास्थ्य में पर्याप्त मात्रा में शारीरिक शक्ति, ऊर्जा, सक्रियता, सहन शक्ति तथा कार्य क्षमता का उचित अनुपात निहित होता है। आज के वैश्वीकरण तथा भूमंडलीकरण में दैनिक आवश्यकताओं एवं उसके प्रकार में विविधता आई है। इसका प्रभाव व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक एवं अन्य क्षेत्र पर पड़ रहा है। अतः आधुनिक परिवेश में मानसिक स्वास्थ्य में पूर्ण होना नितांत आवश्यक है। व्यक्ति मानसिक तनाव रहित व्यवहार करे तथा अपनी सही निर्णय एवं क्षमताओं से संतुलन स्थापित करे। इसके लिए उसका सर्वांगीण स्वास्थ्य होना आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य की प्रमुख विशेषताएं। शारीरिक बनावट में संतुलित विकास, ऊर्जा एवं वसा आदि की उपलब्धता की दृष्टि से, मांसपेशियों एवं अस्थियों में मजबूती, सुदृढ़ता तथा पूर्ण विकास का होना, पर्याप्त मात्रा में इनमें प्रोटीन एवं वसा की उपलब्धता होना, अपने कार्य के प्रति उत्साह तथा कुशलतापूर्वक रहना, मानसिक रूप से दृढ़ अभिवृत्ति होना, आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति होना, अनावश्यक चिंता से मुक्त, फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी होना, उत्तम आसन का अनुसरण करता होना, साहस, करेज तथा स्फूर्ति, चीयरफुलनेस का समन्वय, पाचन क्रिया एवं उत्सर्जन क्रिया में अधिक संतुलन रूप से संचालित होना, दैनिक कार्य में शीघ्र रहना। स्वास्थ्य शिक्षा बालक की संपूर्ण शिक्षा का आधारभूत अंग है, अतः बालक की आयु तथा प्रौढ़ता विकास अवस्था के अनुसार उसे सामान्य शैक्षिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न 9 स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। उत्तर स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है जनसाधारण को सूचित करना, इन्फॉर्मिंग पीपल। सूचना एक मौलिक आधार है। व्यक्तियों में उचित जागरूकता के प्रसार और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के आकलन के लिए सूचित पूर्व अपेक्षित है। स्वास्थ्य सभी व्यक्तियों का मूल अधिकार है और इसी संदर्भ में स्वास्थ्य जानकारी भी आवश्यक है। एक सूचित समाज ही अपने कार्यों एवं स्वास्थ्य के अधिकार के प्रति जागरूक हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लोगों को उनके स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक करती है, उन समस्याओं के संदर्भ में लोगों में उचित धारणा को विकसित करती है और लोगों को उन स्वास्थ्य समस्याओं के उपयुक्त समाधानों को खोजने में प्रवृत्त करती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी उनके स्वास्थ्य के ज्ञान को विकसित करने में गलत धारणाओं एवं भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होती है। उदाहरण के तौर पर एड्स रोगियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। अतः स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को उचित और वैध जानकारी प्रदान कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। इस प्रकार जनसाधारण को सूचित करने का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों एवं सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने में सहायक होता है। जनसाधारण को प्रेरित करना, मोटिवेटिंग पीपल। किसी भी क्षेत्र में केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है। तंबाकू और शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जनसाधारण को मात्र यह जानकारी देने से यह कदापि सुनिश्चित नहीं होता है कि लोग उनका सेवन बंद कर देंगे। जनसाधारण को सूचित करने के बाद यह आवश्यक है कि लोगों को स्वास्थ्यप्रद व्यवहार को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। यह प्रेरणा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में लोगों में विकसित की जानी चाहिए। यदि स्वास्थ्य शिक्षा का दूसरा प्राप्य उद्देश्य भी है, उदाहरण जनसाधारण स्वेच्छा से परिवार नियोजन की स्वास्थ्य नीति को अपनाए, इसके लिए आवश्यक है कि पहले उन्हें छोटे परिवार के लाभों के प्रति प्रेरित या जागरूक किया जाए। जनसाधारण को स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन दें।
देना, गाइडिंग इनटू एक्शन। स्वप्रेरणा से स्वतः ही वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। धूम्रपान करने वाले, शराब का सेवन करने वाले तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग स्वप्रेरणा से इन हानिकारक आदतों को छोड़ना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इस संदर्भ में उचित मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के तीसरे प्राप्त उद्देश्य जनसाधारण को स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन देने का तात्पर्य है कि हानिकारक आदतों को त्याग कर स्वास्थ्यकर व्यवहारों को अपनाना। स्वास्थ्यप्रद आदतों और उनके उचित क्रियान्वयन की नीति इस उद्देश्य का मूल मंत्र है। स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जनसाधारण को इसके व्यवहारात्मक पक्ष की शिक्षा प्रदान करना है। इस उद्देश्य में व्यवहारवादी सोच, यथार्थवादी विचार, सामूहिक प्रयास, तनाव नियंत्रण आदि मनोवैज्ञानिक पहलू भी सम्मिलित हैं। प्रश्न 10। स्वास्थ्य के निर्धारक स्पष्ट कीजिए। उत्तर। स्वास्थ्य की भिन्न भिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य एक बहुआयामी धारणा है। मानव स्वास्थ्य अनेक प्रकार के कारकों द्वारा प्रभावित होता रहता है। कुछ प्रमुख कारकों जैसे शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तथा आध्यात्मिक के अलावा मानव स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार के निर्धारकों का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के निर्धारकों में से कुछ प्रमुख निर्धारक जैसे कि व्यवहार का तरीका, राजनीतिक प्रणाली, जैविक स्थितियाँ, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ आदि, स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण प्रणाली एवं पर्यावरण आदि। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक और जहां स्वास्थ्य का निर्धारण प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा स्वयं ही किया जा सकता है, वहीं पर उसके स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत समाज एवं पर्यावरण की अत्यधिक भूमिका पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आनुवांशिकता, हेरिडिटी। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक गुण कुछ सीमा तक उसके गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स की प्रकृति से निश्चित होते हैं। ये गुणसूत्र उसे उसके अभिभावक के द्वारा मिलते हैं। गुणसूत्रों की संरचना बाद में परिवर्तित नहीं हो सकती। गुणसूत्रों की खराबी बहुत सी बीमारियों को उत्पन्न करती है, जैसे सिकल सेल अनीमिया, हीमीफीलिया, चयापचय की कुछ खराबी इत्यादि। अतः स्वास्थ्य की स्थिति गुणसूत्रों की संरचना पर निर्भर करती है। वातावरण, इन्वायरमेंट। बाह्य वातावरण उन चीज़ों से बना है जिससे व्यक्ति जनन के बाद संपर्क में आता है। इसे 3 घटकों में विभाजित किया जा सकता है। ये घटक है शारीरिक घटक, जैविक, जीव वैज्ञानिक घटक एवं मानसिक व सामाजिक घटक। ये सभी घटक अथवा कोई एक घटक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इसका सीधा प्रभाव होता है। यदि वातावरण किसी व्यक्ति के अनुकूल है तो वह अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का भरपूर प्रयोग कर सकता है। जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल। जीवन पद्धति का अर्थ है लोगों के रहन सहन का तरीका और यह सामाजिक मूल्यों, व्यवहारों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करता है। स्वस्थ जीवन पद्धति की जरूरत है। उदाहरण के लिए पौष्टिकता, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधियां आदि। स्वास्थ्य में व्यक्ति की जीवन पद्धति और इसे निश्चित करने वाले कारक दोनों तत्व शामिल हैं। आज के समय में स्वास्थ्य समस्याओं की विशेषतया विकासशील देशों में परिवर्तित जीवन पद्धति के साथ जोड़ा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां पर परंपरागत जीवन पद्धति अभी भी जारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी की वजह से बीमारी के खतरे से मृत्यु मानवीय आदत परंपरा का परिणाम है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन। ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश के नागरिकों को उसका स्वास्थ्य स्तर में उस देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उस देश में विद्यमान विभिन्न स्वास्थ्य संसाधनों एवं उनकी वितरण प्रणाली के द्वारा शिक्षा, वहाँ की आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक अवसरों, आवास, पर्याप्त पोषण स्तर, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय एवं वहाँ के सकल घरेलू उत्पाद आदि से सीधा संबंध होता है, क्योंकि अधिकतर एवं समुचित वित्तीय प्रबंधन के द्वारा अनेक रोगों का नियंत्रण या उनकी रोकथाम की जा सकती है और स्वास्थ्य से संबंध स्तरों को कम किया जा सकता है एवं व्यक्ति, परिवार एवं वहाँ के स्वास्थ्य स्तर में पर्याप्त वृद्धि कर पाना संभव होता है। लेकिन फिर भी कुछ जटिल प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याएं होती है जो कठिनाइयों के साथ ही सुलझाई जा सकती है। लेकिन इसके विपरीत एक अच्छा सामाजिक आर्थिक वातावरण व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय के अधिकांश स्वास्थ्य आवश्यकताओं
की यथासंभव पूर्ति कर सकता है। राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, स्वास्थ्य राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में भी संबंधित है। प्रायः स्वास्थ्य तकनीकों को कार्यान्वित करने के मार्ग में मुख्य बाधा तकनीकी की अपेक्षा राजनीतिक है। साधनों के बंटवारे, मानवीय संसाधन नीति, तकनीक के चयन एवं स्वास्थ्य सेवाओं का वह क्रय जिसमें ये सेवाएं समाज के विभिन्न भागों में सुगमता से उपलब्ध हो, इनसे संबंधित निर्णय राजनीतिक व्यवस्था के तरीकों के उदाहरण में है, जिनसे सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का गठन किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण प्रणाली, हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी सिस्टम। स्वास्थ्य सेवाओं का लक्ष्य लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण सेवा पद व्यक्तिगत व सामुदायिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है। ये सेवाएं बीमारी के इलाज, बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु होती है। बच्चों के प्रतिरक्षण से किसी विशेष बीमारी के खतरे को रोका जा सकता है। स्वच्छ पानी के प्रबंध से जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के फैलाव व उनसे होने वाली मृत्यु से सुरक्षा की जा सकती है। गर्भवती महिलाओं व बच्चों की देखभाल बच्चों एवं माता पिता की अस्वस्थता और मृत्यु दर में कमी लाने में योगदान देगा। ये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अंग हैं। ये सभी उसके घटक हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के प्रयास मार्ग के रूप में देखा जाता है। उपरोक्त वर्णित निर्धारकों के अतिरिक्त स्वास्थ्य के अन्य निर्धारक भी हैं, जैसे महिला शिक्षा, कृषि, बाल कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी सुधार, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक कल्याण आदि। इन निर्धारकों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रश्न 11, विभिन्न स्तर के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, शारीरिक शिक्षा विद्यालय के प्रत्येक स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक में शिक्षा का एक विभिन्न अंग है। वर्तमान के बदलते शैक्षिक परिवेश में गुणवत्तापरक शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की विद्यालय के प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता है, क्योंकि इनके द्वारा सभी छात्रों में शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस, आत्म उत्तरदायित्व एवं सक्रिय जीवन शैली की आदतों का विकास होता है। ध्यातव्य हो कि विद्यार्थियों को ये लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन एवं क्रियान्वयन उचित तरीके से किया जाए। स्वास्थ्य गतिविधियों की नियमबद्धता, रेगुलर फिटनेस एक्टिविटी। स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक फिटनेस एक महत्वपूर्ण घटक है। नियमित रूप से फिटनेस गतिविधियों का समावेश छात्रों को फिटनेस बनाए रखने, मांसपेशियों की शक्ति को विकसित करने और हृदय संबंधी स्वास्थ्य, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से की गई फिटनेस गतिविधियां शरीर से पोषक तत्वों का अन्वेषण में सुधार, पाचन क्रिया में सुधार और शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं को बढ़ाती है। गामक कौशलों का विकास, डेवलप मोटर स्किल्स। उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा क्षेत्रों में गामक कौशलों के विकास और रिफ्लेक्स बढ़ाने में सहायक है। खेल, फिटनेस, ड्रिल, जिम्नास्टिक जैसी गतिविधियों में भाग लेकर छात्रों में स्वस्थ शारीरिक संस्थिति, हेल्थी बॉडी पोस्चर का विकास होता है। निर्णय में सुधार, इम्प्रूव्ड जजमेंट। गुणवत्तापरक शारीरिक शिक्षा बालकों के नैतिक विकास में सहायक है। छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास, दूसरों के साथ सहयोग की भावना तथा स्वयं के व्यवहार के लिए उत्तरदायित्व लेने की भावना का विकास होता है। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम, परीक्षा, परिवार एवं सहसाथी दबाव आदि अनेक कारक तनाव को उत्पन्न करते हैं। इन तनाव कारकों के बीच यदि छात्र खेल, मनोरंजनात्मक गतिविधियों और फिटनेस से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी करते हैं तो इन तनावों को कम करते हैं। बेहतर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। शारीरिक शिक्षा, खेल, मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भागीदारी से छात्र अधिक आत्मविश्वासी, आत्ममूल्यों के प्रति जागरूक, मुखर, स्वतंत्र और आत्मनियंत्रित बन सकता है। प्रश्न 12, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शारीरिक क्रिया क्यों आवश्यक है? उत्तर, सामान्य व्यक्तियों की तरह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से पुष्ट
करने के लिए शारीरिक क्रियाओं तथा खेलकूद की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग सुनने में भले ही अटपटा लगे, पर यह एक वास्तविकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा होनी चाहिए जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। इसलिए यह सामान्य व्यक्तियों की तुलना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी शक्ति और क्षमता के अनुसार वर्गीकृत करके उन्हें शारीरिक क्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां, खेल, लयताल संबंधी कार्यक्रमों का चयन एवं नए खेलों का प्रारूप विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले कार्यक्रम व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर आयोजित किए जा सकते हैं। यह कार्यक्रम समूह के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता, क्षमता तथा योग्यता को ध्यान में रखकर बनाए जाने वाले चाहिए। कार्यक्रम का ध्येय इसके प्रयोगकर्ता को लाभ पहुंचाना होता है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के समय अभिभावकों, अध्यापकों, प्रशासकों के साथ सामंजस्य स्थापित करके उनकी सहायता भी ली जा सकती है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय या अन्य किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है। विगत शताब्दी में समाज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की दशा में सुधार की दृष्टि में एक क्रांतिकारी रूप में परिवर्तन आया है। इस शताब्दी में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों ने जीवन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके अपनी प्रतिभा के दम पर सामान्य व्यक्तियों के समक्ष एक मिसाल छोड़ी। आज सुधा चंद्रन जैसी नृत्यांगना से कौन प्रभावित नहीं होगा, जिसने अपंगता के बावजूद नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा एवं काबिलियत का लोहा मनवाया। शारीरिक क्रियाएं विशेष बच्चों को मन बहलाने तथा काम के बीच उत्पन्न हुई थकावट को दूर करने का अवसर प्रदान करती है।